हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। पहले हम लोग अपनी वोकैबलरी शुरू कर देंगे और फिर हम अपना आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है। डन। सो शुरुआत ही हो रही है ईडियम से। पार्ट एंड पार्सल, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। इसका मीनिंग क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो मतलब एसेंशियल है, आप उसको हटा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। वो उसका एक हिस्सा है। एन एसेंशियल और अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ समथिंग मीन्स वो तो है ही, मतलब वो चीज तो होनी ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो एन एसेंशियल और अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ समथिंग, समथिंग दैट नेचुरली बिलोंग्स टू इट, मतलब वो उससे बिलोंग करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, या हम इस चीज को इनएविटेबल भी कह सकते हैं, मतलब वो तो होगा ही होगा। जैसे अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो फिर ब्लड का बहना, है ना, वो तो होगा ही होगा। ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है, मतलब वो होगा ही होगा, वो उसका पार्ट है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम फेल भी होंगे, ये भी एसेंशियल है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। हमको लगेगा कि नहीं, मैं एक ही बार में पास हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, है ना। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग। तो भाई अगर हमें सीखना है, अगर हमें अपने आप को कहीं पे भी किसी भी चीज में इम्प्रूव करना है, तो यानी कि पहले तो हम गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे, पहले तो हम मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का भाई ये पार्ट एंड पार्सल है। आप ऐसे सोच ही नहीं सकते कि आप एक ही बार में सब सही बोलना शुरू कर देंगे, एक ही बार में सब करेक्ट हो जाएगा। राइट। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल। अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर सोचो कि एक बच्चा है, बच्चा मतलब वो एक अपने अभी यंग एज में ही है, मान लेते हैं 20 साल के है वो इंसान। ठीक है, उसने बिजनेस शुरू किया। आप उसको जितना सिखाओगे वो नहीं सुनेगा, वो नहीं समझेगा। लेकिन जब आप उससे 2 साल बाद मिलेंगे ना, तो वही जो आप उसको सिखा रहे थे, एज से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है उसके काम से। उसने 2 साल वर्क किया है, तो वो 2 साल में उसने बहुत कुछ सीख लिया, अब वो आपको बताएगा। तो चैलेंजेस हो, मिस्टेक्स हो, हर चीज पार्ट एंड पार्सल है भाई। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमारे फेलियर्स भी होंगे, वहां पे हम मिस्टेक्स भी करेंगे, वहां पे हमें मनी मैनेजमेंट भी नहीं आएगा, वहां पे हमें लोगों से कैसे काम निकलवाना है हमें नहीं आएगा। बट जब आप वो काम को करते रहेंगे तो फिर आप इम्प्रूव करेंगे। तो ये चीज तो पार्ट एंड पार्सल है। आपको, आप अगर आप वही काम 25 की एज में शुरू करेंगे तो 27 की एज तक जाते जाते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे एज का मैटर है ही नहीं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का है। तो जैसे ही आप फील्ड पे आएंगे, जब आप वो काम करना शुरू करेंगे, उसके साथ में जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो होनी कंपलसरी हैं, वो निश्चित है, वो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब वो उसका हिस्सा ही है। चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोथ, है ना। तो भाई अगर हमें ग्रोथ लेनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें चैलेंजेस को तो मतलब हर रोज डील करना पड़ेगा। हर प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, अपनों के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, हमारा खुद का ब्रेन हमारा साथ नहीं देगा, वो अब ब्रेन से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब इमोशन से, हार्मोन से, मतलब हर चीज से भाई आपको चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये चीज तो होगी ही होगी। सो वो उसका हिस्सा है, वो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब वो हिस्सा ही है उसका, है ना। जैसे कि हम आजकल थोड़ा सा ना एक मतलब शो है, उस पे पता नहीं कौन है वो, आई थिंक उनका रॉन्ग इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा वायरल हो जा रहा है ना चीजें। आई थिंक कि वो बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश हमारी जो है वो हमारी मदर टंग नहीं है, है ना, ये सेकंड या थर्ड लैंग्वेज में आती है हमारे लिए, तो कैसे पॉसिबल है कि हम एकदम करेक्ट बोलेंगे? राइट। अब जो लोग इस चीज को ऐसा मजाक बना रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो जैसे कि कोई एक लाइन है, सटल, वहां पे उनको बोलना था सटल, बट सब टाइटल उन्होंने बोल दिया। तो कोई बात नहीं भाई, इट्स नॉट अ बिग डील, क्या हो गया, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, मिस्टेक्स आर पार्ट एंड पार्सल। राइट, वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो लाइक चांस कि हम मिस्टेक्स करें ही ना। तो इस चीज को हमें हवा नहीं बनाना है, बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर देना है कि बंदे ने गलत बोल दिया, बोल दिया मतलब क्या हो गया,
हिंदी में कौन सा हम शुद्ध बोलते हैं, मदर टंग हमारी होती है, क्या हम एकदम करेक्ट बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसे तो इंग्लिश तो हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है, तो करेक्ट बोलने में ऐसा तो उसको इतना बड़ा नहीं बना देना है। सो लाइक मिस्टेक्स, मेकिंग मिस्टेक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। वट एवर विल डू, विल मेक मिस्टेक, राइट। हाँ। सो सटल का मीनिंग क्या होता है? सटल का मतलब होता है बहुत बारीक, बहुत हल्का सा, है ना, हल्का सा। वहां पर उन्हें सब टाइटल बोल दिया था, तो इट्स नॉट अ बिग डील डार्लिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इट्स एसेंस। एसेंस का मतलब होता है उसके हम कोर की बात कर रहे हैं, उसके हम मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, उसके हम जिस्ट की बात कर रहे हैं, उसके हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मेन चीज क्या है उससे कनेक्टेड, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। जैसे कि इन इट्स एसेंस एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग एंड ग्रोथ। तो अगर हम एजुकेशन के मुख्य चीज की बात करें, अगर हम एजुकेशन के फंडामेंटल्स की बात करें, एजुकेशन का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई? क्योंकि हमें सीखना है, क्योंकि हमें ग्रो करना है, क्योंकि हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन हमने एजुकेशन को कुछ चीजों से जोड़ दिया है, जैसे कि स्कूलिंग में अगर हम स्कूल्स की बात करें तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में अगर आपने कॉलेज पास आउट कर लिया, एक अच्छा आपको कॉलेज, स्कूल्स के बाद अच्छा कॉलेज मिल गया तो बच्चे ने पढ़ाई की थी। कॉलेज मिल के अब अच्छी प्लेसमेंट हो गई तो पढ़ाई की थी। अरे ठीक है भाई, नहीं हुआ उसको मार्क्स, वो उसका एसेंस नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन का एसेंस है लर्निंग। एजुकेशन का एसेंस है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत वे में होती है, हमारी मेंटल ग्रोथ तो कोई बात ही नहीं करता है ना। हम मटेरियलिस्टिक चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि मेंटल ग्रोथ की हम बात ही नहीं करते हैं। हम हमने लास्ट क्लास में कुछ किया था ना कि हम मेमोराइजेशन करते हैं, बट हम उसको अंडरस्टैंड करते ही नहीं है। तो एसेंस क्या है भाई? फिर पढ़ाई का एसेंस क्या है? मैं आपसे पूछूं एजुकेशन का एसेंस क्या है? एजुकेशन का एसेंस मतलब मुख्य चीज क्या है, उसकी मेन पार्ट क्या है उसका? उसका मेन पार्ट है लर्निंग, उसका मेन पार्ट है इम्प्रूविंग, उसका मेन पार्ट है ग्रोथ। ठीक है। सो एसेंस का मतलब क्या हुआ? उसका कोर क्या है, दिल क्या है उसका, हम क्यों कर रहे हैं वो काम, उसका फंडामेंटल नेचर क्या है। सो कोर क्या है वो चीज, है ना, हार्ट है भाई उसका, क्रक्स है, मेन पार्ट क्या है, मेन बात क्या है भाई एजुकेशन की। सेंट्रल आइडिया क्या है पढ़ाई करने का? मार्क्स है क्या? नहीं, मार्क्स तो आज की डेट में मुझसे कौन पूछ रहा है 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे, लेकिन मैंने वहां से क्या सीखा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, राइट। सो एसेंस का मतलब क्या हो जाता है भाई, उसका मेन बात क्या है, मेन चीज क्या है उसकी। जैसे अगर हम बोले अगर लड़ाई हो रही थी, बट मैं अगर मैं एसेंस में बोलूं, मतलब मैं उसके शॉर्ट में बोलूं, संक्षिप्त में बोलूं, तो वहां पे ये समरी के रूप में भी आ जाता है, क्रक्स के रूप में यानी जिस्ट के रूप में भी आ जाता है। शॉर्ट शॉर्ट में बात करें तो अगर हम, अब जैसे द बुक इज लॉन्ग बट इट्स एसेंस कैन बी अंडरस्टूड इन वन आइडिया। इट्स एसेंस कैन बी अंडरस्टूड इन वन आइडिया मतलब कि जो उसका मेन मुद्दा है, जो उसकी मेन बात है, वो आप एक ही बात से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बट इट्स एसेंस कैन बी, इट्स एसेंस मतलब यहाँ पे जो उसका हार्ट है, जो उसका कोर है ना, जो उसकी जिस्ट है, वो आप भाई एक ही आइडिया से समझ सकते हैं। सो बुक क्या है? बुक तो लंबी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो यही है। सो पार्ट एंड पार्सल मतलब कोई चीज जो उसका मतलब अनअवॉइडेबल पार्ट है, इनसेपरेबल है वो चीज, उसको आप हटा ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। और पढ़ाई करने का एसेंस क्या है, पढ़ाई करने का मुख्य कारण क्या है, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है? ताकि हम सीखे, हम ग्रो करें, राइट। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको लर्न हो गई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैप्टिसिज्म। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, एक होता है सिनिकल। सिनिकल इज डिफरेंट थिंग। सिनिकल का मतलब होता है जब आप ना मतलब पहले से ही आप चीजों को लेके नेगेटिव है, आपका जो विश्वास है ना चीजों के प्रति वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप सिनिकल है। मतलब आपने मान ही रखा है कि ये खराब ही होगा, आपने मान ही रखा है कि ये बेकार ही है, आपने मान ही रखा है कि ह्यूमंस होते ही बुरे हैं, आपने मान ही रखा है कि ये चीज होगी ही खराब, तो आप सिनिकल हैं, आप स्केप्टिसिज्म नहीं है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि आप सवाल पूछ रहे हैं,
आप चीजों के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने मान लिया है कि वो गलत है, इसलिए क्योंकि आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उस चीज के बारे में और श्योर होना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इसकी टोन है ये है न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव में ही है ये, और ये तो नेगेटिव है भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना मन बना रखा है कि ये खराब ही है। स्केप्टिसिज्म यानी स्केप्टिकल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मन बना रखा है खराब है, आप उस चीज को लेके भाई अवेयर हो रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात थोड़ी होती है, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप अवेयर हैं। तो आप स्केप्टिकल का मतलब है आप अवेयर हैं, आप चीजों के रिगार्डिंग श्योर होना चाहते हैं कि जो बंदा बोल रहा है भाई हम कैसे यकीन कर लें कि वो सच है। तो आप उससे सबूत मांग रहे हैं, आप प्रूफ मांग रहे हैं, एविडेंस मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले मन बना लिया है। ठीक है, सो हैविंग डाउट और नॉट इजली बिलीविंग समथिंग विदाउट प्रूफ, ये है मतलब आपके मन में भाई डाउट आना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अगर हम डाउट ही ना करें और सब पे एक बार विश्वास कर लें तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो स्कैप्टिकल होना इज अ गुड थिंग, लेकिन सिनेकल होना तो एकदम खराब चीज है। मतलब अब तो हम अगर हम हर चीज पे डिसबिलीव के साथ में देखेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है, ये खराब ही है, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। हमारी अप्रोच यहाँ पे, हाँ हम ऐसे कह सकते हैं अप्रोच के अगर हम बेसिस पे देखें तो इसकी अप्रोच ही नेगेटिव है। इसकी अप्रोच जो है वो न्यूट्रल है, हम जानना चाहते हैं चीजों को, हम डाउट कर रहे हैं। अब डाउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज को श्योर होना चाहते हैं, है ना। डिसबिलीव है अभी आपको, आप कंप्लीटली आप उस चीज को लेकर श्योर नहीं हुए हैं, अनसर्टेन है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है। तो ये नेगेटिव टोन नहीं है इसका, इसका मतलब इसकी अप्रोच कैसी है, न्यूट्रल है, हम उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने क्या दिखाया, स्केप्टिसिज्म, और उसने भी पूछा भाई पहले मुझे इसके प्रूफ दो, एविडेंस दो, जो आपका दावा कर रहे हो, तो तभी हम उस पर बिलीव कर पाएंगे ना। आंख बंद करके भरोसा कर लेने वाला तो बेकार होता है। तो स्कैप्टिसिज्म का मतलब गलत नहीं होता है, या स्कैप्टिकल होने का मतलब बेकार नहीं होता है। स्कैप्टिकल का मतलब है आप अवेयर हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई पहले प्रूफ तो दे, मैं तेरी बात को मान लूंगा। ठीक है, सो आईएसएम लगा हुआ है तो ये नाउन है। स्कैप्टिकल एडजेक्टिव होता है, सिनेकल ये भी एडजेक्टिव ही है। सिनेकल का मतलब ये आपकी अप्रोच ही एकदम नेगेटिव है, आप विश्वास कर चुके हैं कि वो एकदम नेगेटिव चीज है, वो एकदम खराब चीज है, आप ऑलरेडी उस चीज को लेके मतलब श्योर है कि वो बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है उस चीज को मतलब स्वागत करना उसका, उसको वेलकम करना, उसको अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना। सो टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली और फुली, मतलब आप उसको पूरे दिल के साथ में आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओपन हार्ट के साथ में आप उस चीज को वेलकम कर रहे हैं। It is important to embrace failure as a learning opportunity. Absolutely. भाई ये बहुत जरूरी है कि हम अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज को भाई एक्सेप्ट करना होगा, इस चीज को हमें ओपन हार्टेडली हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा कि फेलियर तो होगा ही होगा। तो फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ना। ठीक है, तो वो होगा ही होगा, और इस चीज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। सो एम्ब्रेस मीन्स टू एक्सेप्ट, अडॉप्ट, उस चीज को स्वीकार करो भाई, उसको वेलकम करो, वो होगा ही होगा, ये पार्ट एंड पार्सल है, ये इसका एसेंशियल नेचर है, ये होगा ही होगा। टेक ऑन मतलब उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको स्वीकार करो। एम्प्रेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें फीडबैक्स मिलते हैं वो हमें उनका हमें वेलकम करना चाहिए, उनको लेके हम एकदम वैसे ना हो जाएं कि भाई इसको तो मेरे से चिढ़ है इसीलिए ये मेरे बारे में हमेशा गलत बोलता है। देखो वो तो अलग बात है कि कुछ बंदे होते हैं ना जो आपसे चिढ़े हुए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपका फीडबैक खराब करेंगे ही करेंगे। लेकिन हर बंदा आपसे नहीं चिढ़ रहा है ना, हर बंदा आपसे प्रॉब्लम नहीं रख रहा है, तो हर चीज को लेके ऐसे ही नहीं सोचना है। अब फिर तो आप सिनिकल हो गए, अगर आपने मान ही लिया कि भाई यहाँ पे सभी बेकार हैं, तो फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई हमारे खुद के अंदर भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी बेकार हों, तो इस चीज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए कि भाई मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ऑब्वियसली आई कैन मेक मिस्टेक। तो इस चीज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए कि यार दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लाइक वी विल मेक मिस्टेक, राइट। एंड skepticism is a good thing, बट बीइंग सिनिकल इज सो बैड। लाइक आप फिर अपने जीवन में कहाँ ही जाओगे अगर आप हर चीज को लेकर डाउट ही करोगे तो। ठीक है जी, अच्छे 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 शब्द से हमारे वोकैबुलरी के, अब हम लोग करेंगे रीडिंग। चलो ठीक है। Why science and scientists must learn to celebrate their failures। तो आज हम साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई हमें क्यों जरूरत है कि हम अपने फेलियर से हम उनको सेलिब्रेट करें।
हाँ, जरूरत तो है। ना ही सिर्फ साइंस एंड साइंटिस्ट को, इंडिविजुअल के रूप में अगर हम अपने आप को देखें तो हमें भी जरूरी है कि हम अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें, उसको सीखें हम। Failure is part and parcel of research, but many scientists consider discussing it in a scientific forum to be taboo। मतलब देखो, फेलियर जो है, मतलब अगर हम यहाँ पे आज हम साइंटिस्ट साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अगर हम जनरल बात करें तो भाई हर एक चीज का फेलियर जो है वो पार्ट एंड पार्सल है ही है। मतलब हम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक बार टच किया और वो काम हो गया। प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब होगा ही होगा। साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख के बात करें तो रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। कुछ चीजें हैं जो हमने खुद सोच के शुरू की, वो आगे ऐसे जैसे हमने प्लान किया था वो ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होंगी, है ना। बट बट मैनी साइंटिस्ट, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि अगर हम अपने फेलियर्स को, अगर हम साइंटिफिक फोरम में, मतलब जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, वहां पे अगर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो ये एक टैबू है। टैबू का मतलब ये एक अनएक्सेप्टेबल चीज है, हमें अपने फेलियर्स के बारे में बात ही क्यों करनी है। ये उसको ऐसा टैबू मानते हैं, मतलब उसको अनकंफर्टेबल चीज मानते हैं कि ये तो बेकार है, इसको हमें डिस्कस ही क्यों करना है, इसके बारे में बात ही क्यों करनी है, अब तो हम पास हो गए ना, उसके बारे में बात करेंगे, फेलियर के बारे में बात ही क्यों करनी है। तो ऐसा नहीं कंसिडर करना है हमें। बोला गया है क्या, जो आपकी लेबोरेटरीज हैं वो भरी हुई हैं, लिटर्ड मतलब फिल्ड विद, भरी हुई हैं किस चीज के साथ में, अनफिनिश्ड एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाया, उसके जो रिजल्ट्स थे, उसके जो फैक्ट्स थे वो कंप्लीट ना हो पाए, इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब कोई निर्णय ना निकल पाया उसका। एंड थ्योरीज दैट फेल्ड टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्टडी, मतलब हमने थ्योरी तो प्रिपेयर की, पर जब हमने उस चीज को प्रैक्टिकली एग्जामिन किया तो वो भाई जो हमारा टेस्ट था वो उस चीज को पास ना कर पाई। तो इन चीजों के साथ में जो आपकी लैब है वो भरी हुई है। However, लेकिन when science is being communicated, whether to funding bodies, professional journals, or audience, it comes across as a smooth story of success। लेकिन जब साइंस के बारे में बात की जाती है, या जो साइंटिस्ट हैं जब इसको कम्युनिकेट, मतलब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे वो अपनी फंडिंग बॉडीज को हो, या फिर प्रोफेशनल जर्नल्स में हो, या मतलब ऑडियंस में हो, वो इसको बस एक स्मूथ स्टोरी की तरह दिखाते हैं कि बहुत आसानी से चीजें हो गई। लेकिन क्या चीजें आसानी से होती हैं? नहीं। अब यहाँ पे एक चीज बोली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जस्ट नैरेटिव्स आर काउंटर इफेक्टिव। जस्ट नैरेटिव्स आर काउंटर इफेक्टिव। अगर अब इसको ना थोड़ा देख ले, साइंस के पर्सपेक्टिव से भूल के नॉर्मल लाइफ में आके देखते हैं। जस्ट नैरेटिव्स आर काउंटर इफेक्टिव। नैरेटिव्स मतलब जो हम अपनी बात को बोल रहे हैं, जो हम स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव मतलब हम यहाँ पे स्टोरी टेलिंग से मान लेते हैं कि हम नैरेट कर रहे हैं ना, हम एक स्टोरी बता रहे हैं, ये काउंटर इफेक्टिव है। अगर हम उसके एविडेंस ना दे रहे, अगर हम उसकी बैक स्टोरी नहीं बता रहे हैं, अगर हम सिर्फ उसके एक स्टोरी की तरह हम उसको बस बोले जा रहे हैं, तो ये काउंटर इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब इम्पैक्टफुल होता है, पावरफुल होता है। इफेक्टिव इज योर पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब है वो चीज इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है। काउंटर मतलब अगेंस्ट है, ठीक है। काउंटर का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट। तो काउंटर इफेक्टिव मतलब वो पावरफुल फिल नहीं है, जो हमारा इंटेंट है। इफेक्टिव मतलब वो जो हमारा मकसद था, जो हमारी डिजायर थी, उसको फुलफिल हो रही है, वो चीज इफेक्टिव है। काउंटर इफेक्टिव मतलब डिजायर के ओपोजिट काम हो रहा है, वो हमारे इच्छाओं के विपरीत हो रही हैं चीजें। तो अगर हम सिर्फ किसी चीज को कहानी की तरह सुना दें, उसके हम कंप्लीट स्टोरी ना बताएं, उसको एक स्मूथ स्टोरी की तरह लैंड कर दें, तो वो काउंटर इफेक्टिव है। जैसा हमने, हमारा मकसद होता है अच्छी चीजें लोगों को इंस्पायर करना, इंस्पायर तो करेगी, बट क्योंकि हमने उसको सिर्फ एक ही साइड दिखाई है, दूसरी साइड के बारे में पता ही नहीं है, तो जब वो पर्टिकुलर इंसान जब उस फील्ड में आएगा आपकी एक साइड की स्टोरी को देख के, और जब वो सेकंड साइड को देखेगा तो उसका तो जीवन ही पलट जाएगा ना।
तो जो हमारा इम्पैक्ट था, जो हम चाहते थे, वो नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि ये काम करना है, तो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता दूं, पॉजिटिव सारे साइड बता दूं, आप खुश हो जाएंगे, आप एकदम आपका मन बना लेंगे कि हाँ मैम सही बोल रही है, मैं ये काम करूंगा। बट मैंने आपको उसके चैलेंजेस नहीं बताए, मैंने आपको उसकी बैक स्टोरी नहीं सुनाई, तो ये काउंटर इफेक्टिव है। जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिलेगा, उसके विपरीत काम हो सकता है, राइट। तो अब आगे क्या बोला है, टू एंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना। साइंस इज डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब चेंज हो रही हैं चीजें, कांस्टेंट नहीं है, इवेल्युएट हो रही हैं चीजें, इवोल्यूशन हो रहा है, उनमें बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, इनोवेटिव है, चेंजेस हो रहे हैं। ऑनेस्ट, वी हैव टू फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है चीज को स्ट्रेंथन करना, उसको एंकरेज करना, उसको और मजबूत करना, encourage करना। So we have to encourage a culture of appreciating and learning from failure rather than hiding it। अगर हमें इंश्योर करना है कि अगर हम बताएं कि भाई देखो साइंस डायनामिक है, चेंजेस हैं उसके अंदर, इनोवेटिव है, ऑनेस्ट है, तो हमें इस चीज को एंकरेज करना होगा, एक इस प्रकार के कल्चर को जहाँ पे हम अप्रिशिएट करें। कहाँ अप्रिशिएटिंग एंड लर्निंग, हम सीखें हमारे फेलियर से, जो हमारी गलतियां हमसे हो रही हैं और जो हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, या ट्रायल तो करेंगे, ट्राई करेंगे तभी तो आंसर निकलेगा ना। तो उसको कंप्लीट मिस्टेक्स का नाम भी नहीं दे सकते हैं। उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज से हमें सीखना चाहिए, बजाय रादर देन मतलब इस चीज के बजाय उसको छिपाने की बजाय, है ना, अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने की बजाय हमें अपने फेलियर्स से को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं इतनी आगे तक तो आया, मैंने इतनी कोशिश तो की, मैं यहाँ तक तो पहुंचा। इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इस चीज से सीखना चाहिए, बजाय उस चीज को हाइड करने के। तो हमें एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम इन इट्स एसेंस, अगर हम उसके कोर की बात करें, अगर हम उसके मेन पॉइंट की बात करें, साइंस प्रोग्रेसेस बाय ट्रायल एंड एरर, यही है ना। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करोगे ही नहीं, अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, तो मिस्टेक क्या होगी भाई। जैसे कि एक दो बच्चे हैं, फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है एकदम उथल फूल मचाता रहता है, वो कुछ भी कर रहा है, वो खोल दे रहा है, बना दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। एक ऐसा बच्चा है जो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसको जितना बोल दिया जा रहा है वो उतना कर रहा है। जो ए है, ये तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है और उन मिस्टेक से वो बहुत कुछ सीख रहा है। तो मिस्टेक कौन करेगा, एरर कौन करेगा, जो ट्राई कर रहा है। जो कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा है वो क्या मिस्टेक करेगा भाई। तो अगर हम मिस्टेक भी कर रहे हैं, इसका मतलब हम ट्राई कर रहे हैं। तो एवरीथिंग भाई, हर चीज, नॉट ओनली साइंस, एवरीथिंग प्रोग्रेसेस, हर चीज बढ़ती है। किस चीज से, ट्रायल एंड एरर से। हर चीज ट्रायल एंड एरर ही तो है लाइफ में। आप कैसे किसी चीज को लेकर श्योर शॉर्ट हो सकते हैं। Every unsuccessful experiment sharpens the edges of knowledge and guides further investigation, है ना, यही चीज है ना। आप अपने एग्जाम से रिलेट करके देखो, जब आपने पढ़ना शुरू किया, आपको सबने गाइड किया, परफेक्ट गाइडेंस आपको मिली, स्टिल जब तक आप उस चीज को इन रियल आप उसको आपको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पा रहे हैं। और जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, आपके खुद बहुत देखेंगे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये होता है, ये करना है, ये चेंजेस करने हैं मुझे। तो हर एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है वो शार्प करता है, वो और मजबूत करता है हमारी नॉलेज को, और हमें गाइड करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है समझने के लिए कि किस तरीके से अगर हम चीजों को बस अपनी थ्योरी पे डिसरिगार्ड कर दें कि नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं, अगर हम उस चीज को लेके पहले ही प्रीजुडाइज्ड हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को लेके एक बहुत अच्छा आपका साइंटिफिक एग्जांपल है। इन द अर्ली 1980s की अगर हम बात करें, सो ये बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन, ये इन्होंने सजेस्ट किया था दैट द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेस पैप्टिक अल्सर्स। तो 1980s में ये दो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो पैप्टिक अल्सर है, पैप्टिक अल्सर मतलब जो पेट के अंदर में आपके अल्सर्स होते हैं, पेट के अंदर में आपके जो छाले होते हैं, अल्सर मतलब छाला, छाला क्या होता है, वो आपका गड्ढा जैसा हो जाता है ना, है ना।
तो वुंड हो गया, घाव हो जाता है। तो पैप्टिक मतलब पेट के अंदर में जो आपके अल्सर्स होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ये बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इन्होंने ये सजेस्ट किया था 1980s में, ठीक है। लेकिन their idea was rejected by journals and dismissed by experts because the common belief was that the stomach acid was too strong for bacterial to survive। हम लोग जानते हैं हमारे पेट के अंदर में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जाकि जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको किल कर देता है, राइट। तो अब ऐसा भाई मानना था उनका कि जो उनका आइडिया था, मतलब जो आपके ये दोनों साइंटिस्ट थे, बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन, इन दोनों का जो आइडिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया जर्नल्स के द्वारा, डिसमिस कर दिया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्योंकि उनका क्या कहना था कि भाई देखो, हमारे पेट के अंदर का जो एसिड है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को तो सरवाइव होने ही नहीं देगा। और जब हमारे पेट का एसिड ही इतना स्ट्रांग है कि कोई बैक्टीरिया उसमें मतलब सरवाइव ही नहीं कर सकता है, तो उसमें ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसे सरवाइव करेगा? और जब ये ही नहीं है तो ये रीजन कैसे हो सकता है पेप्टिक अल्सर के लिए? तो इस चीज को, इनके पूरे आइडिया को क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, उसको कंप्लीटली वहां से हटा दिया, उसको ब्रश असाइड कर दिया, उसको हटा दिया वहां से। लेकिन अगर हम इसके अलावा थोड़ा सा और देखें, एट द सेम टाइम नॉट ऑल क्रिटिसिज्म वाज अनफेयर। ऐसा नहीं था कि सबने उनकी जो निंदा की वो गलत ही थी। कुछ जो साइंटिस्ट थे उनके पास वैलिड रीजन था उस चीज को लेके डाउट करने का। हैड वैलिड रीजन्ड स्केप्टिसिज्म। रीजन्ड स्केप्टिसिज्म मतलब आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, आप डाउटफुल हैं क्योंकि आपके पास में वैलिड है उस पॉइंट को लेके डाउटफुल होना। आप ऐसे थोड़ी ना है कि आप हर बात पे आप उस चीज को बिलीव कर लेंगे। तो वो उनके पास वैलिड पॉइंट था उस चीज को लेके डाउट करने का, क्योंकि वो मान रहे थे कि जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं इन दोनों रिसर्चर्स के द्वारा वो सफिशिएंट नहीं थे। तो उनका मानना था कि अभी जो आप हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें बोला है कि देखो, कुछ लोगों ने तो अपना कॉमन बिलीव मान लिया, कुछ एक्सपर्ट्स ने, जनरल ने ये मान लिया कि हमारे जो स्टमक का जो एसिड है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कोई बैक्टीरिया और सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसे वहां पे सरवाइव कर सकता है? तो वो एक कॉमन बिलीव के थ्रू उन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा नहीं था कि कॉमन बिलीफ के कारण उस चीज को डिसरिगार्ड कर रहे थे। उनको था कि भाई आप जो है वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ओके, आगे। दे वर अनेबल, मतलब दे किसके लिए आया है? दोनों रिसर्चर्स के लिए। अनेबल टू गेट देयर फाइंडिंग्स पब्लिश्ड एंड वर ऑल्सो नॉट टेकन सीरियसली, बट दे हैड रीजंस टू बिलीव दे वर राइट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई थिंक ये है लाइन हमें अपने जीवन में उतार लेने वाली। दे वर अनेबल टू गेट देयर फाइंडिंग्स पब्लिश्ड। फाइंडिंग्स मतलब जो उनके रिजल्ट्स थे, जो उन्होंने चीजें खोजी थी, जो उनके कंक्लूजन्स थे। तो अब क्योंकि जनरल्स मतलब जो पब्लिशर्स थे उनमें से किसी ने उन पे विश्वास नहीं किया, उनको डिसरिगार्ड कर दिया, तो जो उनकी रिजल्ट्स थे, जो उनकी रिसर्च थी, उसको पब्लिश ही नहीं करवा पाए, मतलब वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो बात ही नहीं आगे बढ़ पाई। और एंड वर ऑल्सो नॉट टेकन सीरियसली, और उनको किसी ने सीरियस भी नहीं लिया, एक्सपर्ट्स वगैरह ने उनको एकदम डिसरिगार्ड कर दिया, किसी ने उनको सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन दे हैड रीजंस टू बिलीव दे वर राइट, लेकिन उनके पास अपने पास उनके खुद के रीजंस थे भाई कि हम सही हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअली बात करते हैं, आप पे हर कोई डाउट करेगा, आपके मतलब पेरेंट्स डाउट करेंगे, आपके सब डाउट कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है कि मैं करेक्ट हूँ और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ, मेरे में उतने मतलब है गट्स भाई, मैं उतनी डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं उतना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मेरे अंदर है डिटर्मिनेशन, मैं परसिस्टेंस हूँ, मैं लगातार काम करूंगा, मैं डिटरमाइंड हूँ, तो आपको भाई किसी की सुननी ही नहीं है, ठीक है। तो बस you should have your own reasons to believe that you are right, then you'll see कि क्या हुआ आगे। फिर उसके बाद 1984 में जो मार्शल हैं, मतलब जो वन ऑफ द साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने फेमसली ड्रैंक अ ब्रोथ कंटेनिंग एच पाइलोरी बैक्टीरिया expecting he would develop ulcers in around a year and thus prove to the research community that their idea had merit. Okay. अब आप सोच सकते हैं कि अपनी चीज को साबित करने के लिए आपको अपनी जान पे भी रिस्क लेना पड़ेगा। सो 1984 में तो जो मार्शल हैं उन्होंने क्या किया कि जो मिक्सचर उन्होंने बनाया था, ब्रोथ मतलब मिक्सचर हो गया, वो बनाया था, वो किस उसमें क्या था, उसके अंदर में ये बैक्टीरिया का मिक्सचर था ये, ठीक है। ये बैक्टीरिया उसके अंदर ऑलरेडी था उस मिक्सचर में, उसको उन्होंने पी लिया, ड्रैंक मतलब पी लिया, फेमसली मतलब क्योंकि ये चीज चर्चा हो गई, फेमस हो गई। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, ऐसी उम्मीद की थी कि जो इन्होंने ये मिक्सचर जिसके अंदर में एच पाइलोरी बैक्टीरिया ऑलरेडी है, उसको पीने से इनके पेट में अल्सर्स हो जाएंगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अराउंड 1 साल का टाइम लगेगा। और फिर वो साबित कर पाएंगे अपनी रिसर्च कम्युनिटी को कि जो उनका आइडिया है वो करेक्ट है, उसमें वैल्यू है, वो उसमें मेरिट है, मतलब वो ट्रस्ट वर्दी है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं क्या हद तक हमको जाना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए, ये तो सच है। Rather than a year, Marshall developed symptoms of gastritis within a few days. अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उनको जो सिम्टम्स हैं, मतलब जो अल्सर्स हैं, जो पेट में अल्सर होंगे, वो उसमें कम से कम 1 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन उनके अंदर में गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है आपके पेट में जो सूजन आ जाती है, लाइनिंग क्रिएट हो जाती है, वो कुछ ही दिनों के अंदर में हो गई। फिर जो मार्शल एंड वॉरेन है, इन्होंने फिर नोबेल प्राइज जीता 2005 में अपने काम के लिए, कि भाई इन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है ना, गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर्स के लिए। इट वॉज अ टेस्टामेंट मतलब एविडेंस, वो सबूत है, वो इस चीज का प्रूफ है, to how publication bias allowed a treatable condition to go untreated for years because the system had no process or culture to deal with what it perceived to be a failure. ये तो रियल में आज भी सच है भाई, ये लाइन जो है कि आज भी सबूत है कि ऐसे हमारे में बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है, जो मतलब मैं थोड़ा बता रही हूँ, जिसको हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, जिसपे हम पेरेंट्स के रूप में भी हम उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, बट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको डिस्रिगार्ड कर दिया है क्योंकि उसके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, वो फेल हो गया, और ये 10-20 साल पुरानी बात है, तो हमारा बेटा भी करेगा तो फेल ही हो जाना है। तो ये चीज नहीं है। तो ये सबूत है भाई कि किस प्रकार से जो पब्लिकेशन है, जो उनकी बायसनेस है, वो उनकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रीटेबल कंडीशन है, मतलब अब ये जो पेप्टिक अल्सर पेट में हो रहा है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना, इसको हम क्योर कर सकते हैं ना, इसको हम सही कर सकते हैं ना। लेकिन ये अनट्रीटेड, मतलब अब हम इसको क्योर ही नहीं कर पा रहे, हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि जो सिस्टम है उसके पास में तो कोई प्रोसेस या ऐसा कल्चर नहीं है ना, कि अगर हमने एक बार किसी चीज को ऐसा परसीव कर लिया, हमने ऐसे मान लिया कि ये फेलियर है, ये तो खराब है, अब हम उस पर ध्यान तो देंगे नहीं। हमने मान लिया कि ये तो फेलियर है, इस तो अब जो चीज है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, उस कंडीशन को भी हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया, क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया ना, हमने माना ही नहीं कि पेप्टिक अल्सर भी पैदा हो सकता है इस बैक्टीरिया के कारण। और अगर हमें उस चीज का कॉज ही नहीं पता है, तो हम उसका एंटीडोट क्या क्रिएट करेंगे, हम उसकी मेडिसिन क्या क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये सबूत है कि किस प्रकार से जो पब्लिकेशंस हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो उनकी बायसनेस है, उनकी वजह से जो ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस जिनको ट्रीट किया जा सकता है, जिनको सुधारा जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है, वो भी कई सालों तक अनट्रीटेड ही है, क्योंकि हमको लग रहा है कि इसका तो कोई क्योर ही नहीं है, इसका तो कोई एंटीडोट ही नहीं है, इसकी तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, कोई ऐसा कल्चर ही नहीं है जिससे जिस चीज को ऐसा फेलियर परसीव किया गया है उसको आगे प्रोसीड किया जाए। क्योंकि अगर उसको बोल दिया कि ये फेल है, तो उसको फेल का ठप्पा लगा दिया गया है। टू रियली एम्ब्रेस फेलियर, साइंस में नीड टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम डोमेन्स बियॉन्ड एकेडमिया। अब यहाँ पे एक सजेस्टिव टोन है आपकी राइटर की, तो वो कह रहे हैं टू रियली एम्ब्रेस फेलियर। तो अगर सच में फेलियर को एम्ब्रेस करना है, मतलब उसको स्वीकार करना है, तो जो साइंस है उनको जरूरत है कि वो अपनी जो इंस्पिरेशन है वो एकेडमिया, मतलब जो हमारी एकेडमिक्स हैं, जैसे कि आपके जो
इंस्टीट्यूशंस है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां से हटके इनको थोड़ी अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, खास करके जैसे कि आपके एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, मतलब जो आपके बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो वहां पे भाई फेल फास्ट फेल ऑफन फिलॉसफी को ही स्वीकार किया जाता है ना। तो टेक्नोलॉजी में तो बात ही है कि अगर हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे, तब तक जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो एरर का कैसे पता चलेगा, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, मैथ्स में भी तो होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे बोला है कि साइंस को जरूरत है कि वो अपनी एकेडमिक की जो उनका डोमेन है, जो एरिया है, वहां से बियॉन्ड वो सोचें, वो स्वीकारें, एक्सेप्ट करें। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वहां पे वो इसी चीज को मानते हैं कि जितनी अब फेल फास्ट, जल्दी फेल हो और ज्यादा फेल हो, क्योंकि आप जल्दी फेल हो रहे हो इसका मतलब आप कोशिश करो, ज्यादा फेल हो रहे हो मतलब आप बार बार कोशिश कर रहे हो, राइट। सो हेयर फेलियर इज नॉट टू बी स्टेगमेट। देखो स्टेगमा का मतलब क्या होता है, स्टेगमा का मतलब होता है कलंक। स्टेगमेटाइज मतलब आपने उस पे ऐसे ठप्पा लगा दिया, आपने उसको कलंकित कर दिया, कि फेल होने का मतलब है कि आपने बहुत बुरा काम कर दिया है। ठीक है, तो फेलियर को एक कलंक की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना है, एक पहले पड़ाव की तरह देखना है, और एक एसेंशियल पार्ट है आपकी लर्निंग का। इटरेटिव लर्निंग मतलब लर्निंग का तो भाई एक एसेंशियल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है, मिस्टेक्स तो होनी ही है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा पैसेज था, इससे हमें दो चीजें मिली, साइंस के बारे में जानकारी मिली कि जो पैप्टिक एसिड है, उनके जो साइंटिस्ट थे, जो उनके रिसर्चर्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी हुई। तो एक ये हमें मिली जानने के लिए, और मुझे मजा आता है इस तरीके के आर्टिकल में जब हमें कुछ मतलब इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऑब्वियसली हमने बहुत कुछ लाइफ के पर्सपेक्टिव से सीखा, ह्यूमन बीइंग के नेचर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो वही है ना, हम भी तो वही मिस्टेक्स करते हैं ना। तो हमें भी अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि कहीं मैं भी तो सेम कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं भी तो सेम मिस्टेक्स नहीं कर रही हूँ। और फिर हमने इंग्लिश तो सीखी ही सीखी। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीवन, खुद से रीड कर लेना एक बारी, और बस इतना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना है। बाय।